इस उपन्यास का अगला अध्याय है अजंता की नगर वधू प्रियंवदा। नगर वधू प्रियंवदा का महल। वत्सगुल्म पुष्करों का नगर है। इतने सरोवर हैं, गिनती करना मुश्किल है। यहाँ का सबसे विस्तृत सरोवर है सुरहित ताल। आंखों से दूर तक देखने पर यह सरोवर सागर सा लगता है। इसके मध्य भाग में एक द्वीप है और इस पर ही नगर वधू प्रियंवदा का जल महल है। सम्राट से मिलने वाले आगंतुक अमूमन नगर वधू से भी मिलने पहुंचते हैं। नगर वधू ने सुधर्मन को सोमवार संध्या का समय मिलने के लिए दिया। सरोवर के निकट पहुंचने पर बंधुवर्मन ने देखा महल खूबसूरत दीपों से रोशन है। अभी चंद्रमा उदय नहीं हुआ है और ऊपर तारे टिमटिमा रहे हैं। नीचे जल महल में दीप रोशन है। सरोवर के किनारे कुछ नावें खड़ी थीं। बंधुवर्मन को लेकर नाविक रवाना हुआ। अपनी जानकारी को परखने के लिए सुधर्मन कोई भी मौका नहीं चूकता था। उसने नाविक से पूछा, राजा जी को भी लेकर जाते होगे? नाविक ने कहा, नहीं, राजा जी नहीं आते। कभी नगर वधू ही किसी आयोजन को लेकर जाती हैं। बंधुवर्मन बोले, फिर इतनी चर्चा कैसे रहती है वत्सगुल्म की नगर वधू की? नाविक बोले, वो बहुत अच्छी हैं, सबकी सहायता करती हैं। उनका गायन भी बहुत अच्छा है। दूर दूर से लोग उन्हें सुनने के लिए आते हैं। बंधुवर्मन ने कहा, मतलब केवल कला प्रेमी ही उनसे मिलने आते होंगे? नाविक बोला, नहीं, राजसभा के वरिष्ठ सदस्य भी उनसे चर्चा करने पहुंचते हैं। महामंत्री जब उनसे चर्चा कर लौटते हैं तो वे घाट तक आती हैं। महामंत्री लौटते वक्त नाव में अपने सहयोगियों से उनकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। बंधुवर्मन ने परिचारिकाओं को अपना परिचय दिया। नगर वधू ने उन्हें अतिथि कक्ष में आमंत्रित किया। बंधुवर्मन बोले, प्रायः ऐसा होता है कि किसी का अधिक यश सुन लो तो हमारी अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं और जब प्रत्यक्ष भेंट होती है तो वो व्यक्ति आपकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता। राजनयिक के रूप में मैं बहुत से लोगों से मिलता हूं और प्रायः पहली झलक में ही मैं व्यक्तित्व की गरिमा से परिचित हो जाता हूं। मैंने आपको अपनी अपेक्षा से अधिक गरिमामयी महसूस किया। नगर वधू ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे आपके कथन की ईमानदारी पर पूरा भरोसा है, लेकिन आपकी अंतर्दृष्टि पर शंकित हो। वार्तालाप शुरू होने के बाद संभवतः जब मेरी मूर्खताएं प्रकट होंगी तो इस बात की आशंका है कि आपके पूर्वाग्रह टूट जाएंगे। बंधुवर्मन ने कहा, अच्छी बात है। सुंदरता और बुद्धिमत्ता का संयोग दुर्लभ वस्तु है। मेरा तो एक सुझाव है कि अजंता में सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन हो। इसमें सुंदरता पर भी अंक दिए जाएं, कला के प्रदर्शन पर भी अंक दिए जाएं और बुद्धिमत्ता पर भी अंक दिए जाएं। नगर वधू बोली, अच्छा सुझाव है। किसी अप्सरा को सौंदर्य प्रतियोगिता का प्रतीक चिन्ह बना देना चाहिए। मैं सम्राट के समक्ष आपके सुझाव को अवश्य रखूंगी। बंधुवर्मन बोले, सुना है सम्राट आपसे महत्वपूर्ण मामलों में मंत्रणा भी करते हैं। नगर वधू ने मुस्कुराते हुए कहा, आप यूं ही सौजन्य भेंट के लिए आए हैं या कूटनीतिज्ञ मंशा भी है, जैसा कि इस तरह की भेंट में होती है? बंधुवर्मन बोले, देवी, ऐसा है कि गुप्तचरों के लिए कुछ छिपा नहीं होता। आपसे कुछ जानकारी नहीं मिली तो किसी और से मिल जाएगी। मूल बात यह है कि मुझे इस पेशे से इतर भी अच्छे लोगों से मिलना जुलना अच्छा लगता है। नगर वधू बोली, अच्छी बात है। पेशेवर लोग जब हमसे मिलने आते हैं तो हम उन्हें उसी दृष्टि से देखते हैं, जबकि उनके पेशे के पीछे उनका मूल व्यक्तित्व भी होता ही है। आपने सम्राट से भेंट की, आपको उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। बंधुवर्मन ने बोला, हाँ, सम्राट की बात तो अलग है। पिछली बार जब मैं कुमारामात्य शर्वरीक के साथ उनका सहयोगी बनकर वत्सगुल्म आया था, हमने सम्राट सहित मंत्री परिषद के सभी वरिष्ठ सदस्यों से चर्चा की। मैंने देखा कि बातचीत के दौरान पूरे समय तक सम्राट ने महामंत्री के साथ मुझसे भी आंखों से संपर्क बनाए रखा। कुछ कहते और अपने कहने की आश्वस्ति के लिए हम दोनों की ओर बारी बारी से देखते, ये जानते हुए भी कि मैं केवल महामंत्री का सहयोगी बनकर आया हूं और मेरे विचारों का अथवा मेरे अस्तित्व का कोई भी विशेष औचित्य नहीं है। महाराजा ने मुझे बराबरी का भाव दिया। उस दिन से महाराजा के प्रति मेरे मन में सम्मान भाव बढ़ गया। इसके विपरीत संधि विग्राहक ने पूरी बातचीत के दौरान मुझे देखा भी नहीं। महामात्य का भाव भी कुछ इसी तरह का था। प्रियंवदा बोली, आपको अवगत कराना चाहूंगी, मैंने तीरंदाजी सीखी है।
और सौभाग्य से कई बार प्रतियोगिताओं में ऐसे अचूक निशाना लगाया है ये ऐसा दिग्गज तीरंदाज भी कर न सके। इसलिए आखेट में सम्राट मुझे अपने साथ रखते हैं। आपने जो बात कही तो मुझे जंगल याद आ गया। जंगल में शेर और सभी जानवरों के चरित्र अलग अलग होते हैं। सिंह को देखें तो बेवजह आकर नहीं दिखाता, जब पेट भरा हो तो शिकार नहीं करता। शिकार उसकी आजीविका है, डर कायम करने का माध्यम नहीं। तेंदुए को देखो, पीछे से प्रहार करता है। हाथी मदमस्त हो जाता है तो कितना नुकसान पहुंचाता है। लकड़बग्घे खाए हुए शिकार का भक्षण करते हैं। वत्सगुल्म का राज परिषद भी ऐसे ही जानवरों से भरा है। बंधुवर्मन बोले, देवी आपसे बातचीत कर मेरे भीतर आशा बलवती हुई है। आप उन थोड़े से लोगों में से हैं जो पूरे आर्यवर्त के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। मैं महाराज बुद्धगुप्त का वेतन भोगी जरूर हूं, लेकिन मेरे मन के भीतर पूरा आर्यवर्त हिलोरे लेता है। यदि आप मेरा सहयोग करें तो मेरे मन में चल रही योजना को मैं मूर्त रूप प्रदान करूं। प्रियंवदा बोली, अवश्य। बंधुवर्मन ने बोला, मकर संक्रांति आने वाली है। सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करेगा। प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन होगा। हमारे सम्राट बुद्धगुप्त इसमें हिस्सा लेंगे। आर्यवर्त के अनेक महाराजा भी इस अवसर पर तीर्थ नगरी में प्रवेश करेंगे। यदि सम्राट हरिसेन भी इस अवसर पर तीर्थ यात्रा का कार्यक्रम बनाएं, तो हम दोनों सम्राटों की वार्ता आयोजित कर सकते हैं। साथ ही हूणों के विरुद्ध सहमति बनने पर देश भर के अन्य राजाओं को भी गठबंधन में लाने का प्रयास कर सकते हैं। प्रियंवदा बोली, यह अच्छा विचार है। ये बताइए कि सम्राट को इसके लिए तैयार कौन करेगा? बंधुवर्मन बोले, आपसे बेहतर कौन इसके परिप्रेक्ष्य को सम्राट को समझा पाएगा? प्रियंवदा बोली, नहीं, मुझसे नहीं। आप धर्मगुरु स्थित प्रज्ञ महाराज से इस संबंध में चर्चा करें। उनकी आज्ञा सम्राट के लिए पत्थर की लकीर होगी। धर्मगुरु इस यात्रा के लिए तैयार करेंगे तो लोगों को यह तीर्थ यात्रा लगेगी। इससे महामात्य और संधि विग्रह जैसे अधिकारियों को महाराज अपने साथ प्रयाग नहीं लाएंगे। उनकी अनुपस्थिति में ही वार्ता रचनात्मक दिशा में बढ़ पाएगी। बंधुवर्मन बोले, बड़ी अजीब बात है। प्रश्न चिन्ह मुद्रा बनाते हुए प्रियंवदा ने कहा, क्या? बंधुवर्मन बोले, हमारे यहाँ स्त्रियों को राजनीति से बाहर क्यों रखा जाता है? ये प्रश्न आज आपसे बातचीत कराता है। हमारा तंत्र विरूपाक्ष जैसे संधि विग्राहक और प्रविराज जैसे महामाती चुनता है अथवा अनुवांशिक रूप से स्वीकार करता है, लेकिन गार्गी जैसी प्रखर मेधा को नगर वधु बनाकर शोभा की चीज बना देता है। प्रियंवदा बोली, आपकी बातें सुनने के बाद भी अपनी मेधा पर विश्वास करना मेरे लिए कठिन है, लेकिन ये बात बहुत आश्वस्त करती है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नारी को भी इंसान के रूप में सोचते हैं कि वो भी मेधा रखती होगी। केवल संतति बढ़ाने की कड़ी नहीं, गृहकाज देखने का माध्यम नहीं, अथवा घर के बाहर किसी नगर वधु की तरह केवल लोगों के मनोरंजन का माध्यम नहीं। बंधुवर्मन बोले, देर शाम जो नृत्योत्सव आप रचती हैं उसमें तो सामान्यतः शहर का अभिजाति विलासी वर्ग ही आता होगा, जिसे हमारा समाज सुसंस्कृत नागर समाज कहता है। इतने सुंदर विचारों को हृदय में रखे आप ऐसे लोगों के बीच कैसे निभा पाती होंगी? प्रियंवदा बोली, देवी आम्रपाली इतिहास में मेरा प्रिय चरित्र है। कीचड़ के बीच वे कमल की तरह रही। आर्य जितना पाप और जितनी विलासिता आप देखेंगे, इसके भीतर का कलुष उतना ही स्पष्ट होगा और आपका चरित्र उतना ही उज्जवल होकर उभरेगा। बंधुवर्मन बोले, मैं ऐसा नहीं मानता देवी। मैं नहीं जानता कि आप किस कुल में पैदा हुई, लेकिन आपके संस्कारों में गहरी दृढ़ता होने की वजह से ही आप कलुषित नहीं हो पाई। मैं शासकीय यात्रा करता हूं और सम्राट द्वारा दिए गए आदेशों के अनुपालन का कार्य करता हूं। कभी लक्ष्य सिद्ध होता है और कभी नहीं हो पाता। इस बार आपसे भेंट हुई, यही मैं अपने उद्देश्य की सफलता मानता हूं। मैं एक उज्जवल चरित्र से मिल पाया, ये मेरी उपलब्धि है। प्रियंवदा बोली, आर्य, इस जीवन में हमें हमेशा भीतरी सुंदरता की खोज करनी चाहिए। यह हमेशा टिकती है। देह की सुंदरता तो क्षरित हो जाती है, चित्त की सुंदरता हमेशा अक्षुण्ण रहती है। बंधुवर्मन ने कहा, अवश्य देवी। एक सप्ताह से वत्सगुल्म में और कुछ प्रारंभिक जानकारी राज परिषद के विषय में हुई है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति तंत्र में है जो हमारी सहायता इस पुनीत उद्देश्य के लिए कर सकता है? प्रियंवदा बोली, अवश्य।
मुझे लगता है कि आर्यावर्त के समेकित उद्देश्य के लिए राज परिषद के 2 सदस्य सक्रिय भागीदारी निभा सकते हैं। पहले हैं महामंत्री वराहदेव, अंतरराष्ट्रीय राजनीति के गहरे जानकार। इनकी शिक्षा तक्षशिला के गुरुकुल में हुई। लंबे समय तक पुरुषपुर में वाकाटक राजदूत के रूप में रहे। उत्तर पश्चिम सीमाओं की गतिविधियों पर पूरी नजर रखते हैं। सम्राट उत्तर पश्चिम सीमा पर लिए गए निर्णयों के लिए संधि विग्राहक विरूपाक्ष की तुलना में वराहदेव की बात अधिक सुनते हैं। इनसे आप अपना पक्ष रख सकते हैं, लेकिन ये शंकालु हैं। हमेशा इन्हें षड्यंत्रों की दुर्गंध आती रहती है। इनके बारे में चर्चित है कि कोई इन्हें कुछ भी सलाह दें और अंतर्मन से इन्हें सलाह भली भी लगे, फिर भी अपने शंकाली स्वभाव की वजह से सलाह के विपरीत निर्णय लेते हैं। दूसरे हैं विदूषक विरोचन। हर पल साये की तरह सम्राट के साथ रहते हैं। मुखर वक्ता हैं। सभा के अधिकांश सदस्य इनके विरोधी हैं। ये तो अच्छी बात है कि सम्राट के भीतर लोगों को समझने की गहरी अंतर्दृष्टि मौजूद है, अन्यथा ऐसे स्पष्ट वक्ता को राजसभा एक पल के लिए भी सह नहीं पाती। वे धर्मनिष्ठ भी हैं। अजंता की गुफाओं के लिए भी उन्होंने पर्याप्त धन दान में दिया है। बंधुवर्मन बोले, अवश्य देवी, मैं उनसे जरूर मिलूंगा। ये कहकर बंधुवर्मन ने विदा ली। जलमहल नृत्य संगीत कार्यक्रम के लिए अपने को तैयार कर रहा था। सरोवर के भीतर मछलियां हरकत कर रही थी। बंधुवर्मन ने सोचा, सरोवर जितना शांत बाहर से दिखता है उतना भीतर से होता नहीं। नगर वधू की सुंदरता का इतना बखान सुना था, लेकिन प्रभावित किया उनकी भीतरी सुंदरता ने। विरोचन ने अगली शाम मिलने का वक्त दिया। वत्सगुल्म नगर की प्रमुख सड़कें प्रमुख संस्कृत लेखकों के नाम थी। इन्हीं में से एक भास मार्ग पर विरोचन का महल था। कालिदास मार्ग और भास मार्ग, ये वत्सगुल्म की 2 प्रमुख राजकीय सड़कें थीं, जहां राज परिषद के अधिकांश सदस्य निवास करते थे। सुंदर वृक्षों से आच्छादित राजमार्ग किनारे राजमहलों की दीप शिखाओं से सुसज्जित स्वर्ग सा दृश्य प्रस्तुत करता था। अति महत्वपूर्ण नागरिकों के रहवास होने की वजह से यहाँ बैलगाड़ियों का प्रवेश वर्जित था। अश्वारोही और रथी भी केवल राजपुरुषों के लिए नियत किए गए थे। अश्वारोहियों की आवाजाही से उड़ने वाली धूल को शांत करने इत्र मिश्रित जल का छिड़काव नियमित रूप से राजमार्ग पर किया जाता था। महलों के भीतर उपवनों से आने वाली फूलों की खुशबू और इत्र लिए हुए जल की फुहार से आने वाली गंध से पूरा वातावरण सुरभित रहता था। विरोचन भीतर पूजा कर रहे थे। उनकी पुत्री ने अतिथि को जलपान भेंट किया। छोटी सी बिटिया थी। नाम पूछने पर बताया, सुजाता। बंधुवर्मन ने सुजाता नाम के मायने पूछे। बिटिया ने उत्तर नहीं दिया। सरपट दौड़कर भीतर चली गई। विरोचन ने कुछ देर बाद बैठक कक्ष में प्रवेश किया। बंधुवर्मन का अभिवादन किया। बंधुवर्मन ने कहा, आर्य, आप तो ब्राह्मण हैं, बिटिया का नाम सुजाता कैसे रखा? विरोचन बोले, मेरे 2 बेटे हैं आर्य। ये बिटिया जब छोटी सी थी तो किसी ने इसे मेरे महल के सामने छोड़ दिया था। मुझे लगा कि किसी ने लोक लाज के भय से पुत्री का त्याग किया है। शुरुआत में मैंने सोचा कि पुत्री के अभिभावकों की खोज करूंगा, फिर लगा कि ऐसे निर्दयी लोगों के हाथ में इस बच्ची का भविष्य कैसे सौंप दूं। किस वर्ण की है यह संशय था, इसलिए इसका नाम सुजाता रखा। बंधुवर्मन ने कहा, अच्छी बात है। विरोचन बोले, पाटलिपुत्र में सब कैसे हैं? मुझे बहुत दिलचस्पी है वहां जाने की, सम्राट अशोक का महल देखने की, नालंदा महाविहार देखने की। बंधुवर्मन ने कहा, अब तो महल की जगह खंडहर ही बचा है। कुछ स्तंभ बचे हैं, लेकिन वे ही पर्याप्त हैं बताने के लिए कि कितने वैभव से भरा समय सम्राट अशोक का रहा होगा। विरोचन बोले, कभी जीवन में अवसर मिले तो अवश्य जाना चाहूंगा। मैं आपकी किस तरह से सहायता कर सकता हूं? बंधुवर्मन ने कहा, बस यूं ही, आपकी प्रशंसा काफी सुनी थी तो मिलने आ गया। विरोचन मुस्कुराते हुए बोले, मुझे ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं। आज का भोजन आप मेरे साथ कीजिए। मैं चाहता हूं कि आप जो प्रतिवेदन अपने सम्राट को सौंपे उसमें 2-4 शब्द मेरी प्रशंसा में भी हों, ताकि मैं भी इतिहास में अपनी जगह बना पाऊं। बंधुवर्मन ने कहा, यह मेरा सौभाग्य होगा।